तो बच्चों अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों का अध्ययन किया था। भाई बहुत सारे वैज्ञानिक क्या क्या काम किया, किस तरह से काम किया, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उनमें ही कुछ वैज्ञानिक हमारे पास हैं, और जैसे पार्क एंड बिगिंस, साइंटिस्ट नाम है पार्क एंड बिगिंस। इन्होंने सबसे पहले क्वांटोसोम की खोज की थी। क्वांटोसोम किसी खोज की थी? क्वांटोसोम। इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप लिखना चाहो हिंदी में कैसे लिख सकते हो, क्वांटोसोम। क्वांटोसोम की खोज की थी। तो क्वांटोसोम क्या होता है? क्वांटोसोम होता है प्रकाश संश्लेषण इकाई। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण की इकाई, यूनिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसे हम बोल सकते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि प्रकाश संश्लेषण इन्हीं क्वांटोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल अणु होते हैं, क्लोरोफिल अणु के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं क्वांटोसोम। एक क्वांटोसोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं थैलेकोइड की इनर सरफेस पे। कहाँ होते हैं? थैलेकोइड की इनर सरफेस पे। क्वेश्चन आ चुका। ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो लिखाए हैं। 3 पॉइंट लिखे हैं आपके कि क्वांटोसोम की खोज किसने की, क्वांटोसोम क्या है, और क्वांटोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो थैलेकोइड उत्सर्जन होती है, थैलेकोइड की इनर सरफेस पर पाए जाते हैं, और यही प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अब कैसे करते हैं वो आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता बच्चों आता है यहाँ पर क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम की आवश्यकता आती है। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है? क्वांटम क्या होता है आप जानते हो फिर से? क्वांटम आप सब बच्चे जानते हो, है ना सब? क्वांटम लाइट फोटोन जो होता है, लाइट क्वांटा होता है, प्रकाश के जो फोटोन जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। ठीक है, एचवी शो करते हैं। फोटोन क्या होता है? इसको एचवी शो करते हैं। तो हमारे पास ये क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए जितने लाइट फोटोन की आवश्यकता होती है वो इसका क्वांटम रिक्वायरमेंट कहलाता है। वो सिंपल से वे में क्या कहा मैंने कि 1 मॉलिक्यूल जो है O2 का मुक्त करने के लिए जितने हमारे पास क्वांटम की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका क्वांटम रिक्वायरमेंट कहलाता है। और सामान्यतः हम ये कहें तो 1 O2 के लिए 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 8 क्वांटम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात बिजली जो लाइट होती है हमारे पास या फोटोन जो होता है, 8 फोटोन के द्वारा 1 क्वांटम या 1 O2 मुक्त होती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं तो तरीके से कि 1 क्वांटम के द्वारा O2 की कितने % मुक्त होती है, और उसमें निकाल सकते हैं। तो 1 O2 8 के द्वारा होती है, तो 1 क्वांटम क्या होगा? 1/8। 1 क्वांटम क्या जाएगा? 1/8 हो जाएगा। इसको जब परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 12.5% आएगा। मैंने लिखा लिया क्वांटम इल्ड 1/8। ये क्या होगा? क्वांटम इल्ड क्या कहलाएगी? क्वांटम इल्ड। इल्ड मतलब होता है उपलब्धि। इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्वांटम लब्धि कहते हैं, लब्धि। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है? मेडिकल में आया हुआ है, यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निश्चित समय में 10 O2 अणु मुक्त हो रहे हैं तो बताइए कितने क्वांटम की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या हो गया? एक कितना होता है? 8 है, 10 कितने हो गए? 80। आगे बस में क्वांटम इल्ड क्या होगी? देखो ये लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवोल्व बाय द 1 क्वांटम ऑफ द लाइट इन द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज द क्वांटम इल्ड 1/8। बात यही है, रिक्वायरमेंट 8 क्वांटम की होती है, और इल्ड में निकालेंगे क्या जाएगा? 1/8 आ जाएगा। 1/8 जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ये आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, वो है ओवरऑल रिएक्शन। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे
कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसकी जो इक्वेशन लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं, उस समीकरण के निर्माण में 200 से अधिक साल लगे थे। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि उस समीकरण को अब जो हम पढ़ रहे हैं उसको बनाने में बहुत टाइम लगा था, तो ये हर एक साइंटिस्ट ने अलग बात कही थी। तो यहाँ मैंने एक आपको ओवरऑल रिएक्शन फेस कर रखी है, एक पूर्ण रिएक्शन दे रखी है जो आपके बुक में मेंशन है। यहाँ देखो CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल और लाइट की वजह इसमें ऑर्गेनिक मैटर बना प्लस O2 मुक्त हो गई, यही लिखा है ना। ये सब सिंपल है। इसमें CO2 आवश्यक होती है, किसने बताया था? सैनीबर्ड ने बताया था। H2 होता है, किसने बताया था? डी शास्त्री ने बताया था। क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट होती है, किसने? ड्यूरेट चैट ने बताया था। लाइट रिक्वायरमेंट होती है, किसने बताया था? इंजन हाउस ने बताया था। ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ये इंजन हाउस ने बताया था। ऑर्गेनिक मैटर कौन सा बनता है? ग्लूकोज बनता है, ये बोन सैक ने बताया था। O2 मुक्त होती है, किसने बताया था? क्रिस्टल ने बताया था। क्लियर है? O2 मुक्त होती है, किसने बताया था? ये क्रिस्टल ने बताया था। तो इन सब ने मिला के इक्वेशन फॉर्मेशन के अंदर बनी। दूसरी चीज H2 जो होगा उसके टूटने पर क्या होगा? O2 मुक्त होगी। ये बात प्रूव करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। तो ये बात कन्फर्म किसने की थी? रॉबर्ट हिल ने की थी। तो रॉबर्ट हिल हो गया, ठीक है। CO2 से ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, CO2 से ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। ये वाले कौन थे? ये भी बोन सैक थे बताने वाले। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें हर एक वैज्ञानिक का अपना अपना एक योगदान था, उस योगदान द्वारा ये समीकरण पूर्ण रूप से बनती है, ठीक है। ये आपके बुक में दी हुई है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें दी हुई इक्वेशन, इसलिए मैंने आपको समझाई ये कैसे होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे आर्नोन एक साइंटिस्ट थे। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा था आपको एलिमेंट्स को, खनिज तत्वों को बांटा था मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट के अंदर। इन्होंने ही बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें 2 प्रकार का फोस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो इन्होंने चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण की खोज की थी। किसकी थी? चक्रीय व अचक्रीय, ठीक है। चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण, प्रकाश फॉस्फोरीकरण की उन्होंने खोज की थी, चक्रीय और अचक्रीय की। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रकाश फॉस्फोरीकरण क्या होता है, तो सुन लीजिए बच्चों। प्रकाश फॉस्फोरीकरण क्या होता है? फॉस्फोरीकरण होता है एटीपी का निर्माण। क्या होता है? एटीपी का निर्माण। और प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, ऐसे से बोलते हैं प्रकाश फॉस्फोरीकरण। हम लोग 2 वर्ड पढ़ते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे फिजियोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट 2 वर्ड हैं। एक है प्रकाश फॉस्फोरीकरण, एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण, ठीक है ना। प्रकाश जो होता है एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण होता है, वो होता है श्वसन के अंदर। और प्रकाश फॉस्फोरीकरण किस में आता है? वो आता है आपका प्रकाश संश्लेषण के अंदर। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे पास वर्णन हुआ, हिस्ट्री हुई इसकी प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण पादप में कहाँ होता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाश संश्लेषण ऑर्गन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंग, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी पर बात कर रहे हैं ये ऐसा होता है, प्रकाश होता है, लेकिन पौधे में प्रकाश होता कहाँ है? जड़ में, तना में, पत्ती में, कहाँ शाखा में, कहाँ होता है? तो पहली बात तो आती है कि वायवीय भाग में होता है, भूमिगत भाग में नहीं होता, ठीक है। अब वायवीय भाग में कहाँ हो सकता है? जड़ में हो सकता है, तना में हो सकता है, पत्ती में होता है। मुख्यतः कहाँ होता है? पत्ती में होता है। तो हम भी कह सकते हैं पौधे का वह भाग जो हरे रंग का होता है, पौधे का वह भाग जो हरे रंग का होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। हरा भाग क्यों होता है? हरा भाग होता है पादप का क्लोरोफिल के कारण। क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
हरित लवक में। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने कहा ना क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हरित लवक। जो हरित लवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया स्थल है। क्या है वो, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया स्थल है। इसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का क्रिया स्थल। तो हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया स्थल होता है। हरित लवक पौधे में हरा रंग उत्पन्न करता है। हरित लवक में क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं जो हरे रंग के उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है। तो प्रकाश अंग कौन सा हुआ, हरित लवक हुआ। पहली बात समझ आ गई। अब ये हरित लवक कहाँ कहाँ हो सकता है, पत्ती में हो सकता है, शाखा में हो सकता है, कुछ पौधों की जड़ों में भी हो सकता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को किसने खोजा था, मेयर ने। कहा था मेयर ने पादप कोशिका में देखा था और इसका नाम ये था बच्चों ओटोप्लास्ट। क्या नाम था, ओटोप्लास्ट कहा था इसको, ओटोप्लास्ट नाम ये था। बाद में इसका क्लोरोप्लास्ट नाम ये था सिम्पलर ने। क्या नाम ये था, क्लोरोप्लास्ट नाम ये था। फिर जो क्लोरोप्लास्ट शब्द है, क्लोरोप्लास्ट शब्द ये दिया था एरेरा ने, ये दिया था एरेरा ने। ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो, 11th क्लास में साइटोलॉजी के अंदर आप पढ़ चुके हो क्लोरोप्लास्ट डिटेल में, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, वहाँ हम पढ़ चुके हैं इनको। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ आप से। फिर आते हैं यहाँ पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की उपस्थिति के कारण पादप रिप्रेजेंट द ग्रीन कलर। प्लांट्स हरा रंग प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण पादप हरा रंग प्रदर्शित करते हैं। और हरे रंग के कौन होता है, दो वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। याद करो आपने एलबी पढ़ी थी, हमने पढ़े थे ना, क्लोरोफिल, कैटनोइड, फाइकोबिन्स। तो वहाँ बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए बी। क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ, क्लोरोफिल ए बी। अदर देन बी क्या होगा, हम मेटाफोर करते हैं उनको। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, दीज आर फाउंड इन द मेसोफिल्स लीव्स। पत्तियों की पर्ण मध्यतक में। मेसोफिल्स क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं पत्तियों का पर्ण मध्योतक। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, पत्तियों के पर्ण मध्योतक। कहाँ होता है, पत्तियों के पर्ण मध्योतक होता है। और पूर्णकायिमा हरित ऊतक में। कहाँ होता है, हरित ऊतक में उपस्थित होता है। कहाँ होता है ये, हरित ऊतक में पाया जाता है। ठीक है। अब ये तो थी हमारी बात की पत्तियों के मेसोफिल पाया जाता है, उसमें होता है, अपने पढ़ी थी एनाटॉमी के अंदर पढ़ा था पत्तियाँ। पूर्णकायिमा पौधे में जितने हरित ऊतक वहाँ पाया जाता है। अब ये ऊतक कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो आप ये ध्यान रखना हमेशा कि पौधे का कोई भाग जो हरे रंग का है वो प्रकाशन कर सकता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, टीनोस्पोरा और ट्रापा, दो पौधे हैं ये, इनकी जड़, ट्रापा होता है सिंगाड़ा, सिंगाड़ा के अंदर जड़ जो होती है क्या होती है, पाइम तैरती है, पर हरे रंग की होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पहली बात। दूसरे नंबर में मैं देता हूँ आपको, तने में कैपरिस कैर का तना, फिड्रा का तना होता है, आपका नागफनी का तना, डंडाथोर का तना, ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं, ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो तने भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। पत्तियाँ तो करती हैं, परंतु इनके अलावा भी पादप के दूसरे भाग, कैलिक्स पुष्प के अंदर जो होता है बायदल पुंज होता है, हरे रंग का होता है, वो प्रकाशन करता है। तो पादप के सभी भाग जो हरे रंग के होते हैं वो प्रकाशन क्रिया को करते हैं, क्योंकि हरे भाग का मतलब हुआ उन सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल अणु पाया जाता है, और क्लोरोफिल अणु प्रकाशन क्रिया करता ही है। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो हरित लवक है यहाँ पे पाए जाते हैं, वो हरित लवक शेप्स, आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। आकार के आधार पर उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वैसे तो मेनली विभिन्नताएं जो हैं वो शैवालों में पाई जाती हैं, उच्च वर्ग की बात में ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं होती हैं, परंतु फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है मैच द कॉलम करके।
तो शेप और संख्या में दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर शेप की। किसकी बात करते हैं लोग? शेप, आकार की बात करें तो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म में विभिन्न प्रकार के आकार के क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ उच्च वर्गीय पादपों की, हायर प्लांट्स की, उन सब में डिस्क शेप होता है। क्या होता है? डिस्क शेप होता है। डिस्क क्या बोलते हैं? तस्वीर जैसा, तस्वीर जैसा होता है, पेट नमा होता है, वो होता है। उसके अलावा गिडल शेप, गिडल शेप या कॉलर शेप कहते हैं इसमें, जैसे अपनी कॉलर होती है शर्ट की, कॉलर देख रहे हैं ऐसे मुड़ा हुआ, कॉलर शेप होता है, वो होता है एलोथ्रिक्स में होता है। स्पाइरल, सर्पिलाकार होता है, वो स्पाइरोगारा में होता है। कर्व शेप क्लेमाइडोमोनास में होता है। रेटिकुलर जालिकावत होता है किसमें? ओडोगोनियम में होता है। और स्टीरेट स्टार शेप होता है, ताराकार, वो होता है जिग्निमा में। किसमें होता है? जिग्निमा में। तो ये मेरे पास कुछ है एग्जाम्पल। मेडिकल में क्वेश्चन आए हुए हैं कॉलम मैच, एक साइड तो ये शेप आ जाएंगी, एक साइड आपकी ये मेंबर्स आ जाएंगे और आएगा मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन ऐसे आ चुका है मेडिकल में कई बार, इसलिए मैं ये दोबारा बता रहा हूँ। ये हमने एलजी में पढ़ चुके हैं, ये हम लोग साइटोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ये हम वापस से पढ़ रहे थे इसी बार। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर में बात करते हैं बच्चों यहाँ पर नंबर की। नंबर में देखो क्या है यहाँ पर, पैनकाइमेटस सेल जो होती है, मर्दूदी कोशिका होती है, उनमें 40 से 120 हो सकते हैं नंबर इनका। हमारे पास स्पाइरोगाया जो इंडिका एक होता है, स्पाइरोगाया का उसमें एक होता है। स्पाइरोगाया रेक्टोस्पोरा जो होता है उसमें 16 होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में एक ही होता है। ठीक है ना, इनकी संख्या भी क्या होती है? अलग अलग में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, बात में आ गई? तो आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। तो बच्चों हम बात करेंगे अब साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट या भी कह सकते हैं हम लोग इसको हरित लवक की संरचना, हरित लवक की संरचना। तो आप लोग सब जानते हैं बच्चों की हरित लवक की संरचना हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है, साइटोलॉजी के अंदर डिटेल पढ़ी है, तो उसी को मैंने यहाँ समराइज़ किया है। ठीक है, पहली बात कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है पादपों के अंदर, वो क्या होता है? डिस्क शेप होता है, चपटा, फ्लैट, मतलब चपटा, तस्वीनुमा। ठीक है, और सर्कुलर, सर्कुलर होता है वलयाकार, वलयाकार हो सकता है। ठीक है, संरचना के आधार पर। दूसरा आप सबको पता है बच्चों कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है, और इसकी बाहरी व आंतरिक झिल्ली के मध्य जो स्पेस होता है, ऐसा होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिड स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेरीप्लास्टिड स्थल। क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिड से बोलते हैं, इसको पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या कार्य के आधार पर उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक स्ट्रोमा और एक ग्रेना। स्ट्रोमा जो होता है वो परिधीय भाग होता है, अर्थात मेम्ब्रेन से बाउंड जो पूरा मैट्रिक्स भरा होता है संरचना में, वो पूरा स्ट्रोमा है। और उस स्ट्रोमा के बीच में कुछ हेलोकोइड संरचनाएं रहती हैं जहाँ लाइट रिएक्शन होती है, उन्हें बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो कार्य के आधार पर स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, पूरा जो क्लोरोप्लास्ट दो भाग होते हैं, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। स्ट्रोमा जो होता है वो प्रोटीनियस मैट्रिक्स, प्रोटीन युक्त आधात्री, प्रोटीन आधात्री भाग होता है, और इट कंटेन द वैरायटी ऑफ द पार्टिकल्स में विभिन्न प्रकार के पार्टिकल कण पाए जाते हैं।
ओसोफिलिक ड्रूपलेट पाए जाते हैं। ओसोफिलिक ड्रूपलेट होते हैं ऑयल ड्रूपलेट जो होते हैं वो स्टैंड ऑफ द आरएनए डीएनए आरएनए के स्टैंड रज्जुक पाए जाते हैं। राइबोसोम होते हैं, एंजाइम्स होते हैं एंड डिजोल्व साल्ट घुले हुए साल्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें डीएनए उपस्थित होता है, तो इस आधार पर क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। क्या कहता है? अर्ध स्वायत्त अंग। क्लोरोप्लास्ट क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ध स्वायत्त। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अर्ध स्वायत्त अंग कहलाता है। ये क्यों कहलाता है हमारे पास? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो डीएनए होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ctDNA शॉर्ट में होता है। ctDNA होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। और यह डीएनए क्या होता है? द्विरज्जुक होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, नग्न होता है। क्या होता है? नग्न, वलयाकार और द्विरज्जुक होता है। और इसकी खोज जो थी ओडेसक प्लांट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी, और इसका साइज जो होता है वो 400 kb किलो बेस के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने कहा इसके अंदर एंजाइम और राइबोसोम होते हैं, 17 राइबोसोम होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम की। तो इसमें जो एंजाइम होता है क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से पाया जाने वाला वो होता है रूबिस्को एंजाइम। कौन सा होता है? रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रूबिस्को एंजाइम। प्रोटीन कौन सा है? तो रूबिस्को का है। क्यों? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो रूबिस्को क्या है? राइबोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंजाइम, इसका नाम है पूरा। ठीक है, और यह पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट एविडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। फिर आते हैं स्टोमा के अंदर जो होता है उसके अंदर समानांतर। ठीक है, स्टोमा में समानांतर पट्टिकानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन पट्टिकाओं को हम बोलते हैं थैलेकोइड पट्टिका। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड पट्टिकाएँ होती हैं। ठीक है, ये पट्टिकाएँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट में। सेंटर जो पार्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट का सेंटर पार्ट, मध्य पार्ट होता है, उसमें थैलेकोइड होते हैं। क्या होते हैं? थैलेकोइड होते हैं। ये थैलेकोइड प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और थैलेकोइड जो होते हैं इनके जुड़ने से, थैलेकोइड होता है डिस्क्रोमर संरचना होती है पतली, इसके जुड़ने से आपस में एक सिक्कों की गड्डी के समान संरचना होती है, जिसे बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेना मिलेंगे, ग्रेना कहलाता है। तो हम कहते हैं कि सेंटर जो पार्ट होता है इसका, वो पार्ट का थैलेकोइड से बना होता है। और थैलेकोइड की खोज किसने की थी? मेंके ने की थी। किसने की थी? मेंके ने। एक थैलेकोइड होता है वो ऐसा डिस्क्रोमर संरचना होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, और ये इस प्रकार की संरचना होती है, ये थैलेकोइड है। ठीक है, और थैलेकोइड जुड़ जाते हैं, बहुत सारे थैलेकोइड जुड़ जाते हैं सिक्के के समान, ऐसे गड्डी के समान बन जाते हैं। जैसे अगर सिक्कों की गड्डी बना दें हम लोग, एक को पे गड्डी रखते हैं ऐसे, ये गड्डी बन जाती है, तो इस संरचना को बोलते हैं लोग ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। इसे क्या बोलेंगे? एक को क्या बोलेंगे? थैलेकोइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। तो ये ग्रेनम है। इस ग्रेनम के कारण क्या होगा? ये जो ग्रेनम बनी मेरे पास, इस ग्रेनम की बहुत सारी ग्रेनम बन जाती हैं और आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, तो उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं ग्रेना। क्या होता है? प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, ऐसा क्या? ग्रेना। तो द ग्रुप ऑफ द ग्रेनम थैलेकोइड इज कॉल्ड है ग्रेना। ग्रुप ऑफ थैलेकोइड मतलब ग्रेनम जो होते हैं उनका जो समूह होता है कहलाता है वो ग्रेना कहलाता है। ठीक है, ये रहा ग्रेना। ठीक है, फिर लिखा मैंने डिफरेंट ग्रेना आर कनेक्टेड विद द ट्यूबुलर कनेक्शन। जो हमारे पास एक साथ जो ग्रेना होते हैं आपस में वो किससे जुड़े होते हैं? ट्यूबुलर कनेक्शन जुड़े होते हैं, ट्यूबलाइट से जुड़े होते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक ग्रेनम ये है, दूसरा ग्रेनम मेरे पास बच्चों ये है, इनके बीच में यहाँ पर जुड़े हुए हैं ये रहे। ये जो ट्यूबुलर कनेक्शन है ये तो हो गया ग्रेनम, ये तो क्या हो गया? ग्रेनम हो गया, पहला ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, ये आपस में जुड़े हैं किससे? इससे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मेम्ब्रेन। कौन सी? फैट चैनल। क्या बोलेंगे इसको? फैट चैनल। फैट चैनल क्या बोलेंगे? दो ग्रेनम को जोड़ने वाली, तो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती है ट्यूबर लाइन स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइन नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं फैट चैनल या इंटरग्रेनम। इनकी खोज किसी ने वीवर था साइंटिस्ट, उन्होंने खोज की थी इनकी।
ठीक है। प्रत्येक थैलेकोइड जो होता है वो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये रहा फ्लैट, ये रहा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इट कंटेन द सेवरल पार्टिकल्स। इसकी जो इनर सरफेस होती है, देखो ये वाली आंतरिक सतह पर विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं पाए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम क्या है? पढ़ी थी हमने, बताओ। प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्वांटोसोम है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रत्येक थैलेकोइड के फ्लैट चपटा सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह सेवरल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर, विभिन्न प्रकार के जो पार्टिकल या कणनुमा स्ट्रक्चरें होती हैं इनर सरफेस पे आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम बोलते हैं। और क्वांटोसोम क्या होता है? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की इकाई होते हैं। क्लियर है? दूसरा, ईच क्वांटोसोम कंटेन अबाउट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। कितने होते हैं? 200 क्लोरोफिल, 30 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगभग पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की तरह आपको पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं इनमें 80 के लगभग क्या होते हैं? कैटिनोइड पाए जाते हैं। फिर थैलेकोइड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं किसमें? स्टिको कोई नहीं था, मैंने अभी आपको, जिसे हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। तो ये पूरी एक संरचना जो बताई मैंने आपको, ये बताई थी किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में बताया था। ठीक है ना? तो आप इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। फ्रेंड्स, वी आर मेक ए डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हम बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट डायग्राम बनाएंगे। It is a chloroplast structure and it is outer membrane. The membrane structure, that is outer membrane, and it is known as the inner membrane. Between the outer and inner membrane, a space is present that is known as the periplastid space. Clear? And this complete part, this is the complete part, is known as the stroma, and the central part is known as the gamma, and this is known as the granum. It is known as a granum. A single stick of coin like structure is known as the granum. These granum are joined together with a membrane like this. So these are the lamellas. They are known as the lamellas. These are the intergranum lamellas. They are fat channel. These are known as the fat channel. Clear? These lamellas again two type. These are the between connected the intergranum lamellas, and these are known as the stroma lamellas. These are known as the stroma
lamellis. Clear? Free end. And these lamellae are present here like this. These structure are completely structure known as the grana, and the outer structure known as stroma. It is known as the stroma, and it is known as the center part known as the grana, and this a single structure known as the thylakoid. क्या कहलाएगी ये? Thylakoid. Clear? And in this the ribosomes are present here, and several particles are present in the stroma. They are the ribosomes. We are getting ribosomes are present here. And here ctDNA, chloroplast DNA is present. This DNA is RNA present in the chloroplast. So due to this presence of this DNA, it is known as semi-autonomous organ. Clear? These are thylakoids, the granum, and the complete part, center part of the grana, and these are the lamellis, and these lamellis, these grana contain a spinal type organ linear like this here, lower surface. These are known as the quantosome, So it is the structure of a chloroplast. Clear? And when we represent the arrangement of the thylakoids in a granum like this, this is the arrangement, and the quantosome are present the lower surface like here, inner surface of the thylakoid. So these upper surface of the thylakoid is smooth in nature, and inner surface is known as the, these are known as the quantosome. Clear? Like as it is a thylakoid, and the upper surface is smooth in nature, but the lower surface, inner surface contain the particle structure. These particles are known as the quantosome, and each quantosome are the unit of the photosynthesis. Clear? And it is known as their DNA on DNA, and the RNA also present the chloroplast. So this is the structure of a chloroplast. It contains the double membrane structure, PMS, the PPS, and the stroma, center part of the grana. Grana contains thylakoid, the granum, and the granum. Each granum contains the several thylakoids. Thylakoids are a disc-like structure, and each thylakoid inner surface contains the quantosomes. The granum are joined with the intergranum lamellis, the fat channels, and they are tube-like structure, and these are responsible for the photosynthesis because the cyclic and non-cyclic photorespiration occur between these structures. We have discussed the light reaction, then the photosynthesis occur, how to photosynthesis occur inside the light reaction occur inside the granum and the stroma. Clear? So this is a structure of a chloroplast.